नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो आप सभी के टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों, आज हम उन सभी क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आए हैं जो आपके टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं इनके साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर अटेंड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को जांच सकते हैं कि आपका जो तैयारी का स्तर है वो कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्लब मॉस। आप सभी को बताना है कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे कॉमनली क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर 2 है इक्विसेटम, ऑप्शन नंबर 3 है लाइकोपोडियम और ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकोपोडियम। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लाइकोपोडियम। यानी कि लाइकोपोडियम को ही क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। तो क्लब मॉस के नाम से इसे क्यों जाना जाता है गाइस? क्योंकि इसके फीचर्स जो हैं वो एक आपको नज़र आएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सेसाइल लीव्स होती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे स्ट्रोबुलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस फीचर्स के कारण, इन फीचर के कारण ही इसे क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, रैफे इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन। आपको बताना है कि रैफे जो मार्सिलिया का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कहाँ पर पाया जाता है रैफेलिया मार्सिलिया की बॉडी के अंदर। तो चार ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर 2 है स्पोरोकार्प, ऑप्शन नंबर 3 है स्पोरोफाइट, ऑप्शन नंबर 4 है मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली कह क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से तो आपका जो आंसर है वो आपको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रैफे जो किसी स्ट्रक्चर का नाम है जो मार्सिलिया के अंदर पाया जाता है, तो वो मार्सिलिया की कौन सा बॉडी पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पर आपने देखे। अब देखें यहाँ पे आपको आंसर कैसे ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ के देखिए, रैफे आपको ये थोड़ा सा भी आपके पास नॉलेज होता, अगर आपको पता है कि रैफे जो होता है अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ परफॉर्म करता है या फिर एक वेजिटेटिव पार्ट की तरफ परफॉर्म करता है, तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है तो आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं आंसर पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पोरोकार्प। यानी कि रैफे जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मार्सिलिया का,
तो मार्सेलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रैफे, ये पाया जाता है स्पोरोकार्प के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ रैफे, इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए आप सभी की स्क्रीन पे एक इमेज है जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, स्पोरोकार्प। ठीक है, स्पोरोकार्प में ये जो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसे पेडेंसिल कहा जाता है, जो एक डंठल की तरह काम करता है स्पोरोकार्प को सपोर्ट करने में। तो यहाँ पे जो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, स्पोरोकार्प के पास, इसे ही रैफे के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्पोरोकार्प को। जो जर्क होते हैं या हवा या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग जो जर्क लगता है पेड़ को, तो उससे सॉरी पौधे को, तो उससे बचाने के लिए जो रैफे है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट का जो काम है या फिर सपोर्ट करने का जो काम है, मैकेनिकल सपोर्ट, वो रैफे करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सेलिया इज। तो स्टील क्या है गाइस, स्टील अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो स्टील टाइप यहाँ पे जो है गाइस, स्टील क्या होता है कि अगर आपने किसी स्टेम का टीएस काटा, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, अगर आपने टीएस काटा तो उसको साइड से जब आप देखेंगे तो जो व्यू आपका आता है ना, वही स्टील टाइप स्टील कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जो मार्सेलिया होता है उसके अंदर जो स्टील पाया जाता है वो किस टाइप का होता है। तो चार ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे, सबसे पहला है सोलैनो स्टील, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटो स्टील, ऑप्शन नंबर 3 है एम्फी एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि मार्सेलिया के अंदर जो स्टील है किस टाइप का पाया जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो स्टील टाइप होता है मार्सेलिया के अंदर वो होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। ठीक है, चलिए तो अभी आपने देखे कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टील की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि एक स्टील के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टील के आपने फॉर्मेशन में देख ली, स्ट्रक्चर भी देख ली। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के जो स्टील्स होते हैं जो जनरली प्लांट्स के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो सबसे पहला स्टील हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील होता क्या एग्जैक्टली, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों एम्फीफ्लोइक स्टील मतलब होता है कि स्टील का एक जनरल सा जो फॉर्मेशन है वो ये होता है कि आपका होता है एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर फिर हाइपोडर्मिस होता है, किसी किसी केसेस में रेयरली एंडोडर्मिस भी पाया जाता है, फिर यहाँ पे होता है पेरिसाइकिल। ठीक है, अब देखिए मेन जो डिफरेंस होता है आपका यही पेरिसाइकिल से ही नज़र आता है, यानी जो इतने टाइप्स के आप जो स्टील देख रहे हैं ना, सिफोनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, प्रोटो स्टील, ठीक है, और तो ये जो डिफरेंट टाइप के स्टील्स हैं, बेसिकली ये जो पिथ के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है इसी के ऊपर जो है इनके डिफरेंस देखे गए हैं। ठीक है, जनरली। अब देखिए सबसे पहले हम आंसर की बात करते हैं। तो एम्फीफ्लोइक स्टील मतलब होता है कि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, कैसे, ये आपने देखा पेरिसाइकिल, इसके बाद फिर सबसे पहले आएगा फ्लोएम, फिर होगा जाइलम, और फिर फ्लोएम होगा। ठीक है, तो एक रिंग के टाइप में, मतलब आप देखेंगे तो इस तरीके से जाइलम फ्लोएम फिर जाइलम, इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर इनका प्लेस्ड होता है रिंग के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है पिथ के आउटसाइड होता है, मतलब पिथ जो है वो सेंट्रल एरिया होता है, तो पिथ के बाहर। ठीक है, पिथ सेंट्रल एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एम्फीफ्लोइक जो सिफोनो स्टील होता है उसका जो मेन फीचर है वो क्या होता है, पेरिसाइकल, सॉरी, एंड एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर ये है क्या है आपका ये है आपका पेरिसाइकिल। ठीक है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, और इस तरीके से जो सेंट्रल एरिया है वो है पिथ। ठीक, अब ये जो आप इंपॉर्टेंट फीचर देख रहे हैं ये देखा जाता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील में। ठीक है, अब देखिए प्रोटो स्टील क्या होता है। तो प्रोटो स्टील जो टर्म, प्रोटो मीन्स होता है इमैच्योर, यानी कि अगर कोई ऐसा स्टील जो कि फुली मैच्योर नहीं हुआ है तो ये कहलाएगा आपका प्रोटो स्टील। ठीक है, तो प्रोटो स्टील में होता क्या है कि जो सेंट्रल एरिया, ये देखिए ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपका पेरिसाइकिल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस से छोड़ दीजिए, फिलहाल डिफरेंस को फोकस करते हैं। ठीक है, वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप सभी बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका है क्या, एंडोडर्मिस, सॉरी ये क्या है आपका पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल एरिया में जाइलम पाया जाता है,
और सेंट्रल एरिया में क्या है, जाइलम, और ये एक फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है। ठीक है, कैसे, बिल्कुल सेंट्रल एरिया में यहाँ पर एक गुच्छे के रूप में आपको नजर आएगा जाइलम। ठीक है, और यहाँ पे एक रिंग के रूप में जो है फ्लोएम फैला हुआ है एक बैंड की तरह। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्टील होता है वो प्रोटो स्टील कहलाता है। प्रोटो मीन्स क्या होता है, इमैच्योर, जो कि अभी जुवेनाइल स्टेज में है, जो मैच्योर नहीं हुआ, तो ये है आपका प्रोटो स्टील। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सिफोनो स्टील के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिफोनो स्टील क्या होता है, देखिए सिफोनो स्टील मतलब होता है कि यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू है या जो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर सेंट्रल कोर में जो होता है वो पिथ पैरेन्काइमा होता है, यानी कि पिथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो सिफोनो स्टील होता है। अगर पिथ एब्सेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोटो स्टील। ये भी एक मेजर डिफरेंस है जो इन्हें एक दूसरे से डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन सभी स्टील को तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम अभी आपको एक इमेज देंगे जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप स्टील की डिफरेंशिएशन जो है उसको थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप इस इमेज के थ्रू इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी तो आपने सिफोनो स्टील के बारे में पढ़ा। अब देखिए सोलैनो स्टील होता क्या है। तो सोलैनो स्टील में क्या होता है कि इंटरनल जो होता है फ्लोएम, उसके बाद फिर एंडोडर्मिस, और उसके बाद फिर एक वेस्कुलर कंजंक्टिव जो कि उसे पित्त से अलग करता है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से, ये क्या है आपका एपिडर्मिस, फिर आपका ये है पेरिसाइकल। ठीक है, देखिए अब सिर्फ सोलैनो स्टील में होता क्या है, इंटरनल जो एरिया है उसमें पहले फ्लोएम पाया जाता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होता है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद फिर एक वेस्कुलर कंजक्टाइवा होता है जो इन्हें सेपरेट करता है। ठीक है, पित्त से। तो ये आपका क्या, यहाँ पे एक आपको एक लेयर नजर आएगी। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, वेस्कुलर कंजंक्टिव, और ये अलग करता है इन्हें पित्त से। यानी पहले क्या होता है, फ्लोएम होता है, और उसके बाद फिर एंडोडर्मिस। ये देखिए एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम के अंदर फिर जाइलम पाया जाता है, और यहाँ पे एक वेस्कुलर कंजंक्टिव होता है। तो यही जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है सोलैनो स्टील का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो डिफरेंस था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इस इमेज को देख करके क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लैक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, और उसके बाद फिर आपको डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक सोलैनो स्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं जो आपको एमएससी या फिर अगर आप और ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और बेसिकली हमारा मोटिव यही रहता है कि हम आपको बेस्ट लेवल की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करें। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच गया है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो आप यहाँ पे देख करके उन चीज़ों को क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलाजिनेला इज। अब आपको बताना है कि सिलाजिनेला जो कि एक टेरिडोफाइट है, तो टेरिडोफाइट जो है टेरिडोफाइटा सिलाजिनेला, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका राइजोफोर का। ठीक है, राइजोफोर क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले 4 ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है रूट लाइक, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेम लाइक, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ रूट एंड स्टेम लाइक, और ऑप्शन नंबर 4 है राइजोइड लाइक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि राइजोफोर होता क्या है। तो दोस्तों राइजोफोर क्या होता है, सिलाजिनेला जो होता है 2 सब जीनसेस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है होमियोफाइलम और दूसरा होता है हेटेरोफाइलम। ठीक है, तो दोनों जो प्लांट्स होते हैं, दोनों टाइप के जो सब जेनरास यानी सब जीनसेस होते हैं, सब फाइलम नहीं, सब जीनस। ठीक है, तो यही दोनों सब जीनसेस में जो स्ट्रक्चर जो नज़र आता है आपको कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो होमियोफाइलम होता है वो इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। ठीक है, और जो हेटेरोफाइलम है वो स्ट्रेट यानी कि इरेक्ट नज़र आएगा, जबकि ये हेटेरोफाइलम जो है वो आपको कैसा, होमियोफाइलम जो है सब जीनस, वो आपको ट्रेलिंग या क्रीपिंग टाइप के जो इसकी स्टेम है नज़र आएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपने समझा। अब देखिए ये राइजोफोर होता क्या है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पे ये जो ब्रांचेस या जो स्टेम होती है वो ट्रेलिंग होती है यानी कि क्रीपिंग यानी ज़मीन पे रेंगती हुई नज़र आती हैं, इन्हीं के अंदर एक रूट लाइक या टेंड्रिल लाइक एक स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की तरफ इमर्ज करता है।
ठीक है, लटकता हुआ कुछ। तो किसी कारणवश ये क्या होता है कि जब एरियल जो शूट होता है, यानी कि ये जो देख रहे हैं एरियल मतलब हवा में लटकता हुआ, ठीक है, तो इस शूट के अंदर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से जो जड़ें हैं राइजोफोर से वो निकल आती हैं। तो फिलहाल जब तक इनमें जड़ों की या रूट की फॉर्मेशन नहीं होती तो ये किसकी तरह फंक्शन करता है, स्टेम की तरह। लेकिन किसी किसी कारण क्या होता है कि जब पौधा और ज़्यादा मेच्योर होता है, सिलाजिनेला जब मेच्योरिटी की तरफ जाता है, तो यही जो राइजोफोर है ये मॉडिफाइड होकर के एक रूट की तरह फंक्शन करने लगती हैं। तो दैट मीन्स कि राइजोफोर का फंक्शन क्या होता है, वो रूट की तरह और स्टेम की तरह दोनों की तरह नेचर इसका होता है राइजोफोर का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मतलब राइजोफोर का जो नेचर होता है सिलाजिनेला के अंदर, वो एक रूट की तरह और स्टेम की तरह दोनों की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सेल इलोंगेशन इन द इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू, यानी कि सेल इलोंगेशन जो होता है इंटरनोडल रीजन पे ग्रीन प्लांट्स के, ये किसके कारण होता है या कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो कि इंटरनोडल रीजन पे इलोंगेशन यानी कि इंटरनोडल रीजन के लंबे होने में हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स के, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एथिलीन, ऑप्शन नंबर 2 है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है गिबरलिंस, और ऑप्शन नंबर 4 है इंडोल एसिटिक एसिड। अब देखिए, आपने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ऑक्सिन्स, गिबरलिंस, ठीक है, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, इथाइलिन के बारे में पढ़ा होगा, साइटोकाइनिन्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ये सारी चीज़ें आप सभी को डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए पहले नोड और इंटरनोड क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए ये एक स्टेम है, फॉर एग्जांपल आपका गन्ना, ठीक है। गन्ने में आपने गांठ देखी होंगी ऐसी ऐसी, तो ये जो गांठ है आपका ये कहलाता है नोड, ठीक है। अब इंटरनोड क्या है, तो इन दोनों नोड्स के बीच का ये जो स्पेस है ये कहलाएगा इंटरनोड, ठीक है। तो ऐसा हार्मोन जो कि इस रीजन के इलोंगेशन के लिए यानी कि लंबे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा हार्मोन है यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड वो हार्मोन होता है, वो प्लांट हार्मोन होता है जो कि इंटरनोडल रीजन के इलोंगेशन यानी कि लंबे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखिए ये इंडोल एसिटिक एसिड है क्या, तो बेसिकली इसे देखिए इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है, तो ये ऑक्सिन जो ऑक्सिन का हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन की ही एक टाइप है। तो इसे IAA से भी डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। I फॉर इंडोल, A फॉर एसिटिक और A फॉर एसिड, ठीक है। तो ऑक्सिन का ही एक टाइप है और इसका फंक्शन क्या होता है, तो रूट और शूट का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि रूट का मतलब जैसे रूट जैसे डेवलप कर रही है तो उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसमें भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंडोल एसिटिक एसिड है। और अगर इंटरनोडल रीजन यानी कि शूट के डेवलपमेंट के लिए इलोंगेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो देखिए आप सभी की स्क्रीन पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब इनके द्वारा आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो कहाँ पर फंक्शन करता है और कौन सा हार्मोन है जो किस एरिया में फंक्शन नहीं करता। तो देखिए सबसे पहला गिबरलिंस, तो गिबरलिन का काम होता है जर्मिनेशन को सपोर्ट करना, ग्रोथ और मेचोरिटी को सपोर्ट करना, फ्लावरिंग को इन्हांस करना, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ग्रोथ को रोकता है, सी डोरमेंसी को, और गिबरलिंस का फंक्शन होता है कि पौधे के सूखने के लिए उसमें उसका कोई भी रोल नहीं होता, सी डोरमेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑक्सिन देखिए जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता लेकिन ग्रोथ और मेचोरिटी में, फ्लावरिंग में और फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साइटोकाइनेंस को देखिए तो ग्रोथ, मेचोरिटी में, फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में हेल्प करता है। एथिलीन को देखिए तो फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और एब्सिशन में हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड को देखिए तो ये हेल्प करेगा आपके, बेसिकली ये देखिए एथिलीन जो है और एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन जो कि आपके इन्हेंसर की तरह हेल्प करता है या वर्क करता है, फंक्शन करता है। लेकिन एक जो होता है ना इनहिबिटर्स, यानी कि वो प्लांट को मेचोरिटी की तरफ तो लेकर के जा रहे हैं लेकिन इनहिबिटर्स यानी कुछ चीज़ों को रोक करके रखते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर ये एब्सिसिक एसिड जो है आपका क्या है, इनहिबिटर की तरह काम करती है, यानी कि पौधे को एजिंग यानी कि मेचोरिटी की तरफ लेकर के जाती है, मेचोरिटी नहीं एजिंग की तरफ लेके जाती है बेसिकली। ठीक है। तो चलिए, ये तो एक छोटा सा था फॉर्मेट आप सभी को। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम आप सभी के पास है, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से रख लीजिए, क्योंकि ये वो नोट्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, साइनेकोलॉजी डील्स विथ, यानी आपको बताना है कि ये जो टर्म है, सॉरी, ये जो टर्म है आपका साइनेकोलॉजी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। अगर आपको पता होगा तो साइनेकोलॉजी हमने इकोलॉजी में डिस्कस किया हुआ था, जब हम यूपीटेट की प्रिपरेशन का जो वीडियोस थे वो अपलोड कर रहे थे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है इकोलॉजी ऑफ मैनी स्पीशीज, ऑप्शन नंबर 2 है इकोलॉजी ऑफ मैनी पॉपुलेशंस, ऑप्शन नंबर 3 है इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, और ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द एबव। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सिंकोलॉजी डील्स विथ, ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि सिंकोलॉजी जो होता है, सिंकोलॉजी बेसिकली ये ऐसी ब्रांच होती है इकोलॉजी की जो कि डील करती है स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। तो बेसिकली सिंकोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि स्ट्रक्चर, संरचना के और विकास के, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सभी को डील करती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इन द सेल इज, आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की तरह फंक्शन करता है, या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहलाता है। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे बाद में कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता क्या है। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल, ऑप्शन नंबर 3 है परऑक्सीजोम्स, और ऑप्शन नंबर डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये ऑप्शंस का जो नंबरिंग है, अगर हम ए की जगह 2 बोल देते हैं तो इस पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा मिस्टेक सभी से हो जाता है। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। तो ये आप पहले हम आपको आंसर बताते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है क्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके अंदर की डीएनए पाया जाता है। ठीक है। डीएनए पाए जाने का मतलब क्या है, डीएनए इन द सेंस कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और इसी कारण क्या होता है कि ये कैपेबल होते हैं अपने खुद के जो प्रोटीन होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि इनकी बॉडी में जो भी इनके स्ट्रक्चर में जो भी फंक्शनिंग होती है, ये उसके लिए खुद के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केवल पूरे सेल के अंदर सिर्फ 2 ही ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस होते हैं और जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ एंड नीट और वेदर इट इज़ क्लास 12, और अगर आप यहाँ टीजरी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका ग्रेगर मेंडल से रिलेटेड है। ठीक है। अगर आपने लॉज नहीं पढ़ा है तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे लॉज के ऊपर। ठीक है। और आज जो वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है और आप भी बोर हो चुके होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सपोर्ट करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है एलील्स सेपरेट विद ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी है द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इज ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस।
ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनकर निकलता है वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो सपोर्ट करता है गेमेटोजेनेसिस को, वो सपोर्ट करता है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस को, इस फैक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी जो है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है इस लॉ के अंदर विजिबल है क्लियरली, ठीक है। अब चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ग्रेगर मेंडल जो कि एक फादर थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पीज के ऊपर, ठीक है। और जो जेनेटिक्स के फादर यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये 3 लॉ थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये कहा था कि देखिए, पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये कहा था कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए हैं, जो एलील्स लिए हैं, ये तभी पूरे तरीके से कंप्लीटली शो होते हैं प्रोजेनी के अंदर जो 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 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वही लीड करता है आगे वाली जनरेशन में, जबकि जो रिसेसिव होता है वो छुप जाता है, ठीक है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखिए दूसरा लॉ है लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो भी दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, उन दोनों को अगर क्रॉस ब्रीड कराया गया था तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है प्रोजेनी का वो आता है 1:2:1। यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आधा डोमिनेंट होगा और आधा रिसेसिव, यानी कि जो 2 प्लांट्स थे वो टॉल होंगे और बाकी जो होंगे वो ड्वार्फ होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो है कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि जो भी गैमेट्स थे जिनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था टॉलनेस, ड्वार्फनेस, तो कंप्लीटली उभर कर आ जाता है सेकेंड वाली जनरेशन में, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टोटल उन्होंने डबल हाइब्रिड क्रॉस कराया था और उसके बाद उन्हें जो थे वो 16 जो चैम्बर थे चक्कर बोर्ड के वो वहाँ पर से निकला। और यहाँ की रेशियो जो थी, रेशियो आपके कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम्स में। तो जो आपका रेशियो निकल कर आता है, आर्मी स्कूल के एग्जाम्स में भी आपका पूछा गया था ये जो रेशियो है, तो वो था 9:3:3:1, ठीक है। तो इस तरीके से निकला था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है। फिलहाल दोस्तों वीडियो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज के लिए जो हमारा सेशन है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज आपने कई सारी चीज़ें हैं जो इन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखे होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आपने इन क्वेश्चन के माध्यम से समझे होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ कि आप अपने टीजीटी की प्रिपरेशन को इसी तरीके से आगे लीड करते जाएँ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।